हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ सीपीसी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्लेन। ठीक है, वैसे तो पूरी सीपीसी में प्लेन का कहीं जिक्र नहीं लिया गया है, बट ऑर्डर 7 में प्लेन को दर्शाया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ प्लेन, प्लेन क्या होता है। देखिए, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। प्लेन कोई भी सिविल सूट डालने से पहले जो भी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करके उसके अंदर फैक्ट्स, इश्यूज, रिलीफ, क्लेम, जितनी भी चीज़ें हम उसमें तैयार करके हम पूरा मतलब प्लेंटिफ का नाम, डिफेंडेंट का नाम, कॉज ऑफ एक्शंस, क्लेम, फैक्ट्स और तमाम चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं वेरिफिकेशन करके हम ओथ कमिश्नर से उसी हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओथ कमिश्नर होता है जो कि वो अप्रूवल करके देता है, और फैक्ट जो भी होते हैं वो अप्रूव होते हैं बाय द वेरिफिकेशन ऑफ ओसी, ओथ कमीशंस। ठीक है, तो उसके द्वारा फिर उसके बाद उसको तैयार करके जो केस फाइल किया जाता है उसी को हम प्लेन के द्वारा फाइल करते हैं, उसी को प्लेन कहते हैं। अब देखिए, हम थ्योरी हम जान लेते हैं, जैसे कि ऑर्डर 7 में प्लेन है। ठीक है, दूसरी चीज व्हाट इज प्लेन। प्लेन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द क्लेम मेड बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, समझे, लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन द क्लेम मेड बाय द प्लेंटिफ। ठीक है साहब, जो प्लेंटिफ के द्वारा, ठीक है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शंस दिखा करके जो भी क्लेम है हमारा उसमें डाल करके वो हम जो फाइल करते हैं वही प्लेंट कहलाता है। अब उसके बाद क्या है, व्हेन दे ब्रिंग अ केस टू अ सिविल कोर्ट। जब सिविल कोर्ट में कोई केस जाता है तो वो प्लेन के द्वारा ही जाता है। जैसे क्रिमिनल कोर्ट में जाता है एफआईआर, एप्लीकेशंस, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट। तो वैसे ही सिविल कोर्ट में जब केस हम दाखिल करते हैं या फिर हम सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो हम प्लेन के द्वारा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेन। इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ सिविल सूट। पहली जो प्रक्रिया है, पहली जो स्टेप है, पहला स्टेप जो है वो प्लेन का है। प्लेन जब तैयार होगी तभी तो हम फाइल कर पाएंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कोर्ट में कि हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या है, हमारा क्लेम क्या है, हम रिलीफ क्या चाहते हैं, कौन डिफेंडेंट है, कौन प्लेंटिफ है। सभी चीज़ हम उसके अंदर डालेंगे तभी हमको पता चले। वो सब चीज़ को तैयार जो की जाती है ना, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब प्लेन के अंदर आते हैं। अब प्लेन्ट्स के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे मिल करके ही प्लेन बनता है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि सीपीसी में देखिएगा आप 26 सेक्शन 26 क्या कहता है, एवरी सूट इज टू बी इंस्टीट्यूट बाय अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। कोई भी सूट को प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी सूट मतलब सिविल सूट को प्रेजेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूट करने के लिए क्या चाहिए, प्लेंट की जरूरत है। प्लेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के द्वारा वो प्रेजेंट किया जाएगा। इन एवरी सच प्लेंट, इन एवरी सच प्लेंट द फैक्ट्स आर टू बी प्रूव बाय अ एफिडेविट। ठीक है, प्लेंट के साथ सभी चीज, सभी डॉक्यूमेंट्स हम लगा करके और फिर एक एफिडेविट हम बनाते हैं जो कि फैक्ट्स को निर्धारित करता है। ठीक है, फैक्ट्स को बताता है कि ये एफिडेविट के द्वारा फैक्ट्स बताए जाते हैं कि हाँ ये सही है। जैसे क्रिमिनल कोर्ट में तो ये होता है फैक्ट्स, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें सब वो होता है एविडेंस। पर इसमें क्या होता है, एफिडेविट के द्वारा हम इसमें अपना फैक्ट्स प्रूव करते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ऑर्डर 19, ऑर्डर 19 में एफिडेविट की बात की गई है। दूसरी चीज बच्चों, ऑर्डर 6 रूल 1। ऑर्डर 6 रूल, भैया मैं आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ प्लेंट का। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा प्लेंट्स पूरी चीज़ क्या होती है। अभी आपको प्लेंट्स जानने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, 26 सेक्शंस 26 है। अब उसके बाद रूल 6 वो ऑर्डर 6 रूल 1 प्लीडिंग जो कहता है, प्लीडिंग शैल मीन, प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्लीडिंग सही तरीके से ड्राफ्टिंग करने को ही प्लीडिंग कहेंगे, और प्लीडिंग का मतलब प्लेंट जो कि रिटन फॉर्म में हो। ओके, तीसरी चीज, अब ऑर्डर 6 रूल 15 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ प्लेटिंग, ये सब चीज़ होनी चाहिए प्लेट में, तब आपका एक प्लेट तैयार होगा। जैसे चाय बनाते हैं तो पहले चीनी, दूध,
पत्ती सब चीज़ होना चाहिए, तभी आपका एक चाय तैयार होगी। इस तरीके से ही आप प्लेन जब तैयार करेंगे तो इन सब प्लेन के अंदर ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मतलब ये सब रिक्वायरमेंट हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ऑर्डर 6 रूल 15 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग का मतलब है बच्चों, जैसे कि अब हमने कोई भी प्लीडिंग या फिर कोई भी ड्राफ्ट किया, हमने रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया या फिर हमने कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाया जो कि हम फाइल करना चाहते हैं, तो उसका वेरीफाई करेंगे पहले, ठीक है। वेरिफिकेशन करेंगे क्या हाँ हम जो कॉज ऑफ एक्शंस डाल रहे हैं या फिर वो बात सही है, वेरिफिकेशंस ऑफ प्लीडिंग, और जो जो चीज़ें हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, डेट वाइज जो भी चीज़ें हम उसका वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, जो कि एक कोर्ट का प्रतिनिधि करता है, ठीक है। तीसरी चीज़, सेक्शन 139 क्या कहता है, ओथ एंड एफिडेविट बाय द होम टू बी एडमिनिस्टर्ड। जो भी उसके अंदर फैक्ट्स डाले जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ओथ कमिश्नर होते हैं जो कि हाई कोर्ट उनको अप्रूवल देता है, तो वो उनके द्वारा एक ओसी बनाई जाती है, ओसी ओथ कमीशन एफिडेविट बनाया जाता है, जो कि वो भी आपको उसके अंदर लगाना होगा, ठीक है, उससे वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1, इसके अंदर पूरा आपका बताया गया है कि प्लेन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको एक वेल तरीके से हम उसको कैसे ड्राफ्ट करें। तो सबसे पहले जैसे कि ऑर्डर 7 रूल 1 में बताया गया है, कोर्ट का नाम, ए में बताया कोर्ट का नाम, जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ या डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, जो भी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम इस फॉर्म में, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज मुंसिफ हवाली, ठीक है, JSCC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, ये आ गया कोर्ट का नाम सबसे पहले प्लेन के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, प्लेंटिफ का नाम, सन ऑफ, प्लेंटिफ का नाम होगा, ठीक है, फादर नेम होगा, रेसिडेंस होगा। दूसरी चीज, ऐसे ही सी में बताया गया है डिफेंडेंट नेम, डिफेंडेंट का नाम होगा, डिफेंडेंट के फादर का नाम होगा, और डिफेंडेंट का रेसिडेंस होगा कि कहाँ ये लोग रहते हैं, ठीक है। डी में बताया गया है कि प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, माइनर, अनसाउंड। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई माइनर है या कोई अनसाउंड है तो वो भी चीज़ इसमें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ई, ई क्या कहता है, कॉज ऑफ एक्शंस, आपका क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या क्लेम है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एफ, द फैक्ट शोइंग द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, जो भी आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्या कोर्ट उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है, जैसे उसे उसका जुरिडिक्शन बन रहा है वो चीज़ सुनने के लिए, ठीक है। जुरिडिक्शन असल में तीन तरीके के होते हैं, एक होता है पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो जुरिडिक्शन है क्या इसी कोर्ट में आ रहा है, कि आप रहते हो इलाहाबाद और आप केस फाइल कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। द रिलीफ विच प्लेंटिफ क्लेम, क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या क्लेम है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्लेम। द प्लेंटिफ हैज अलाउड सेट ऑफ रिलिंक्विश एंड पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। अब जो प्लेंटिफ ने, मान लो अब जैसे प्लेंटिफ ने ये कह रहा है, प्लेंटिफ ने अलाउ किया है, जैसे कोई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उसने इतना हिस्सा छोड़ दिया, ये वाला हिस्सा बोलने लगा वो रिलिंक्विश, मतलब सेट ऑफ कर दिया। अब खाली इस वाले हिस्से का मामला है, इस वाले हिस्से का केस है, तो ये वाला हिस्सा अगर आपने छोड़ दिया है तो वो चीज़ भी आप मेंशन करेंगे, सेट ऑफ कर दिया है, ठीक है। द प्लेंटिफ हैज अलाउड सेट ऑफ रिलिंक्विश एंड पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, इस वाले हिस्से का क्लेम है, इस वाले हिस्से का क्लेम नहीं है, ठीक है, पहली चीज। अब एच में कह रहा है द प्लेंटिफ हैज अलाउ आई वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जुरिडिक्शंस, कोर्ट फीस ऑफ फॉर केस एडमिटेड। अब जैसे आपने देखा इधर, ठीक है, इधर क्या आ गया था, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, ठीक है, इधर आ गया दोनों चीज,
पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस भी आ गया इसमें, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस एंड सब्जेक्ट मैटर। ये हमको बताना होगा कि सब्जेक्ट मैटर इसी कोर्ट में लाई करता है, ठीक है। इतना पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन का, जैसे अब मान लो कोई भी केस है, अब ये तो नहीं है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन को दे दिया जाए। सबसे पहले तो केस जाता है सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास, वो मार्क करके भेजते हैं कि किसको कौन सा केस कॉम्पिटेंट है, कौन सा जज, वही उन जज को वो ट्रांसफर करते हैं, उसे मार्क कहते हैं, मार्क, ठीक है। तो एडमिटेड, तो यही अभी जो मैंने बताया है आपको ऑर्डर 7 प्लेन, तो इन सब में आपका ये ऑर्डर 7 रूल 1 के इंग्रेडिएंट्स हैं। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रोसेस ऑफ प्लेन का क्या तरीका होता है। जैसे हम कोई भी फाइल सूट फाइल करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे हमारी प्लेन तैयार हो गई, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सूट फाइल करने का एक कंप्यूटर सेल होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोर्ट में एक कंप्यूटर सेल होता है जहाँ पर सूट को दाखिल किया जाता है या फाइल किया जाता है, ठीक है। फाइलिंग केस काउंटर होता है, कोई भी नाम से उसको पुकार सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सेल या फाइलिंग केस काउंटर, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, 2 ओरिजिनल कॉपी डॉक्यूमेंट्स की उसके साथ लगा करके प्लेन के साथ हम जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद हमें वहीं पर CNR नंबर मिलता है। CNR नंबर केस नंबर रिकॉर्ड, या फिर ई फाइलिंग कह देते हैं उसको। केस नंबर रिकॉर्ड हमें मिलता है, या CIS नंबर मिलता है, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि कोई भी हमें ऑनलाइन चेक करना है तो हमें वो नंबर दे दिया जाता है। उसी टाइम पे जो वहाँ के ऑफिस के जो बाबू या क्लर्क होते हैं, वो हमको चेक करके बताते हैं प्रॉपर कोर्ट फीस है नहीं है, मतलब ऑफिस ऑब्जेक्शंस होता है वो एक तरीके का, तो उसमें वो बताते हैं कि साहब आपका ये पूरा प्लान इस तरीके से तैयार नहीं है, या फिर ये चीज़ें कमी है, तो वो हमें वहीं के वहीं बता देते हैं, ठीक है। या तो तभी के तभी तैयार कर लो, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फिर ये फाइल जाती है हमारी सिविल जज सीनियर डिवीजन। बहुत से क्रिमिनल मैटर जो होते हैं वो जाते हैं CJM के पास, वो कॉम्पिटेंट जो कोर्ट होता है उनको वो ट्रांसफ़र करते हैं। पर जो सिविल मैटर होते हैं उसमें क्या होता है, वो सब फाइल जाती हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन। हर कोर्ट में एक सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं जो कि मार्किंग करते हैं केस की मार्किंग के बाद क्या होता है, कोर्ट प्रोवाइड द सूट नंबर, कोई भी सूट नंबर होगा वो प्रोवाइड करवाता है फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन। उनके बाद जैसे कि मान लो 539/24 इस तरीके का एक केस नंबर मिल जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं अपना केस स्टेटस। एक ई कोड करके एक ऐप आता है, उस पर हम डाल करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्या स्टेटस चल रहा है हमारे केस का। तो इसलिए ये एक नंबर हमको दिया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, सच फाइलिंग सूट शुड बी डन विद इन 7 डेज। अगर वहाँ पर कोई भी आपके प्लेंट में कोई कमी या फिर कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आपको 7 दिन के अंदर का टाइम दे दिया जाता है करेक्शन के लिए, कि आप इसको 7 दिन के अंदर करेक्ट करके फिर से हमको ला करके दे दीजिए, ठीक है। सॉरी, कोर्ट विल साइन द सम्मन ऑर्डर। अब ये सब चीज़ जब हो जाएगी तो कोर्ट क्या करेगा, जो डिपेंडेंट होगा उनको बुलाएगा, कैसे, सम्मन ऑर्डर से। कोर्ट विल साइन द सम्मन ऑर्डर, सम्मन ऑर्डर पे साइन कर दिया जाएगा, जो कि ऑर्डर 5 रूल 9 में दिया गया है। डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय द कोर्ट, डिलीवरी ऑफ अ सम्मन बाय द कोर्ट डिपेंडेंट के पास जाएगा, जो कि आपका अपेंडिक्स बी प्रोसेस नंबर दिख रहा होगा आपको। देखिए इस तरीके का आपके पास सम्मन जाता है, ये दिख रहा है 258 पेज नंबर पे CPC के लिए एक्ट में, ठीक है। ये है अपेंडिक्स प्रोसेस नंबर, इस तरीके से फॉर्मेट होता है, इसके अंदर नाम पता और वो सब आपका जाता है, और ये यहाँ तक, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा एक बार, अपेंडिक्स बी प्रोसेस नंबर 1, सम्मन फॉर डिस्पोजल सूट, ठीक है। ये एक सम्मन मतलब एक लेटर टाइप का होता है, इस तरीके से सम्मन जाते हैं। आप अगर कोर्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा। उसके बाद क्या होता है, अगर आपका जो डिलीवरी ऑफ सम्मन ये तो पहुंच गया, अगर ये इसके बाद अगर
कोई भी कमी आती है इसके अंदर, अगर कोई भी इसके अंदर कमी आती है तो प्लेन रिजेक्ट भी हो सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 में, ऑर्डर 7 रूल 11 एफ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सॉरी वो इसलिए क्योंकि अगर करेक्शन में भी आपने कुछ नहीं लिखा है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता है, या क्लेम क्या कर रहे हैं वो ही नहीं पता है, या डिपेंडेंट का नाम ही मेंशन नहीं किया है, तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, समन सर्व टू द डिफेंडेंट। जब समन सर्व हो गया, जब पहुंच गया है डिफेंडेंट के पास, तो अब डिफेंडेंट का काम शुरू हो जाता है। डिफेंडेंट का क्या काम शुरू हो जाता है? डिफेंडेंट क्या करते हैं, ऑर्डर 11 में डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शंस। अब उनका काम ये है कि जो भी, अगर या तो सम्मन के साथ आपकी प्लेंट की कॉपी गई है, तभी उनको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं या फिर क्या चीज़ है, तो वो वहीं से अगर अपना जवाब दाखिल करना चाहें, WS जिसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, तो वो कर सकते हैं। पर क्या होता है, वो उनके पास एक मौका होता है डिस्कवरी और इंस्पेक्शंस का। मतलब जो भी फाइल है उसको चेक करें, उसको क्लेम देखें, अपने ऊपर एलिगेशंस क्या लगे हुए हैं, तब उसका जवाब दाखिल करेंगे वो, देख कर इंस्पेक्शंस करके। ऑर्डर 9 कहता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। जो भी डिपेंडेंट के पास सम्मन पहुंचे हैं, ठीक है, अब सम्मन तो पहुंच गए, उसके बाद सम्मन के साथ प्लेंट भी जाता है। अगर बहुत सी बार ऐसा होता है प्लेंट नहीं गया, तो उनके बाद उनका एक राइट बन जाता है इंस्पेक्शन करने का। उनको ये जानने का अधिकार है ना कि सब क्या एलिगेशंस लगे हैं, या फिर किस तरीके से जवाब दाखिल करना है, किस लिए जवाब दाखिल करना है, कौन सा एलिगेशन है, ठीक है, क्या क्लेम किया है प्लेंटिफ ने। तो डिपेंडेंट क्या करेंगे, डिस्कवरी और इंस्पेक्शंस। उसके बाद डिपेंडेंट विल फाइल द रिटन स्टेटमेंट देंगे वो, ठीक है। ऑर्डर 8 में, दिया गया है रिटन स्टेटमेंट विद इन द 30 डेज। वैसे तो 30 डेज, अगर 30 डेज में भी नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, जब से सम्मन सर्विस ऑफ अ सम्मन, जिस दिन से सर्विस ऑफ अ सम्मन, जिस दिन से सम्मन पहुंचे उस दिन से 90 डेज तक का उन्हें टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने समझ में आ गया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट हियरिंग होगी। फर्स्ट हियरिंग फर्स्ट हियरिंग यहाँ से शुरू होगी। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।